पे और आज जो है हम लोग साइंस अपना शुरू करेंगे जिसका पार्ट है 1। मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली कि क्योंकि साइंस जो है ना वो बहुत जगह फैला हुआ है और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी कर लेते हैं, उनके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या चल रहा है आखिर, तो मोस्टली जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है और अगर फैक्चुअल भी आएगा तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। जैसे मैंने इधर जो है एक फैक्चुअल बेस्ड चीज़ें बनाई हैं। कॉन्सेप्ट के लिए हम थोड़ा सा अलग एक स्लाइड में देख लेंगे, अगर कोई कॉन्सेप्ट होगा तो उस वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं साइंस का 6th क्लास का कंप्लीट। 6th क्लास से शुरू करेंगे। तो इस 6th क्लास को मैंने 2 पार्ट में किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जैसे हमने वीडियो में भी बताया था, अपने जो डेली हमारा बेसिकली जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो हमारा टारगेट्स होते हैं डेली, जो वो वाला वीडियो में डालता हूँ, जो उसके अंदर मैंने बताया था कि हम जो है पहले 8 चैप्टर जो है वो कवर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है वो ये है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ओके, एंड जो दूसरा चैप्टर है हमारा, जो दूसरा चैप्टर है वो है हमारा, कहाँ गया है? ठीक है, तो फूड फ्रॉम वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इसके अंदर जो है ज़्यादा बड़ा कोई चैप्टर नहीं है, इसके अंदर बस बताया गया है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड, कहाँ कहाँ से खाना आता है हमारे पास, है ना, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं दिखाऊंगा आपको इसके अंदर। और जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब फूड जो होता है उसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेकंड वाला। ठीक है, तो ये हमको ध्यान से देखना है। फिर एक चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। इसके अंदर कैसे जो हम कपड़ा जो पहनते हैं वो बेसिकली कहाँ से आता है और क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके बाद क्या क्या उसके अंदर प्रोसेस होता है। तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोसेस के बारे में हमको थोड़ा पता होना चाहिए कि आखिर उस प्रोसेस में हो क्या रहा है। फिर होता है सॉर्टिंग द मटेरियल इनटू ग्रुप्स, एक ये चैप्टर है। इसके अंदर क्या है बेसिकली कि कई सारे प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर हम जो है मटेरियल को सॉर्ट आउट करते हैं, है ना। जैसे कि एक होता है ना, आपने देखा छानने की छन्नी होती है, ये सारी चीज़ें, यही सब इसके अंदर बताया गया है। तो बस थोड़ा पता होना चाहिए कि किस तरह के पार्टिकल के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, ये वाला इसके अंदर रहेगा। फिर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के अंदर भी ऐसा ही है। फिर चेंजेस अराउंड अस, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो उसके बारे में देखेंगे। गेटिंग टू नो प्लानट प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है थोड़ा, कि प्लांट्स के बारे में जो है डिस्कशन होगा इसके अंदर, और ये हम देखेंगे। फिर एक है बॉडी मूवमेंट्स, तो इसके अंदर क्या होगा बल्कि हड्डियों के बारे में। तो जो जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वाला नहीं है, बट हाँ ये है कि एक फैक्चुअल है, थोड़ा सा जो है अंडरस्टैंडिंग वाला है। तो आइए हम इसको जो है आज शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ आज हमें करनी है वो बेसिकली है कि यहाँ से शुरू करते हैं। तो फूड वेयर डज इट ईट फ्रॉम, तो देखिए मेरे साथ रहिएगा, है ना। और जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बता दूंगा, जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं यहाँ पे पीछे लिख रहा हूँ एक्सेल पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम चलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर क्या देखिए, सबसे पहले यही बताया गया कि इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इंग्रेडिएंट्स, कोई भी चीज़ बनाते हो आप तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे कि मान लो ये फूड आइटम है, तो यहाँ पे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ पे चावल है और जो है अलग अलग दाल हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, यही सारी बात इसमें बताई गई है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। फिर यही सारी चीज़ें बताई गई कि हमारे पास जो खाना आता है वो उसके अलग अलग सोर्सेज हैं। जैसे प्लांट सोर्सेज हैं कुछ, है ना, जैसे फल हैं, फ्रूट्स हैं, क्रॉप्स हैं। ऐसे एनिमल सोर्सेज हैं, अंडे हो गए, दूध हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो हमारे पास वहाँ से खाना आता है। देखिए प्लांट्स व्लांट्स है ना, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। देखिए इडली में फिर ये एक्सरसाइज दी होती है कई सारी एनसीईआरटी में, वो हमको नहीं देखनी है। जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर इसके अंदर बताया गया कि प्लांट्स होते हैं उनके कई सारे पार्ट्स होते हैं। उसके अंदर कुछ जो होते हैं एडिबल होते हैं, कुछ एडिबल नहीं होते हैं। एडिबल का मतलब हो गया जो खाया जा सके, है ना। और जो है बेसिकली उसके अंदर कई सारी जो चीज़ें होती है, जैसे कि मान लीजिए एक प्लांट है, उसके अंदर कई सारे सीड्स होंगे, फ्लावर होंगे, उसमें सीड्स होंगे, तो वो ऑयल के लिए यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद जो है बेसिकली कि होल मूंग एंड स्प्राउट्स, ये स्प्राउटेड मूंग के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया। और फिर और सोर्सेज बताए गए कि जैसे हनी जो होता है वो हमको कहाँ से मिलता है, ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। उसके बाद फिर इसके अंदर जो है ना 3 तरह के जानवरों के बारे में बताया गया, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। आपको पता है, बहुत ईज़ी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हर्बीवोरस तभी बता देता हूँ। चलिए, हर्बीवोरस वो जो घास खा रहे हैं, कार्निवोरस जो मीट खाते हैं या डेड एनिमल्स या एनिमल्स खा रहे हैं, ऐसे कुछ। डेड एनिमल्स तो नहीं, पर मतलब दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं ये वो। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन। और ओमनीवोरस वो हो गए जो दोनों चीज़ खाते हैं, हर्बीवोरस भी हैं, कार्निवोरस, दोनों मिला के हैं। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए ज़्यादा आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको जल्दी जल्दी करा दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप। तो इंग्रेडिएंट्स हो गए, एडिबल ये हमने पढ़ लिया, नेक्टर हमने पढ़ लिया, है ना, जो शहद निकालते हैं। और स्प्राउटेड सीड्स वही मूंग की ये सारी चीज़ें, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस हमने देख लिया। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर ओवर। अब आ जाते हैं दूसरे चैप्टर पे। दूसरे चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में बात करी गई है। तो जैसे हम खाना खा रहे हैं, तो इसके अंदर जो ऑथर है ना वो ये पूछता है कि खाना खा रहे हो तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो जो है क्या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो
तो वो पहली चीज़ बताता है कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो कहता है न्यूट्रिएंट्स आखिर होते क्या हैं? तो अब आप इधर देखो एक्सेल पे मैंने क्या लिखा है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। दिख रहा है? तो ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं अलग-अलग तरह के, ठीक है? फिर उसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करता है, ठीक है? और कहता है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं और ये जनरली जो होते हैं फूड में किस तरीके से मिलते हैं? फूड में किस तरीके से मिलते हैं? इधर देखो आप लेफ्ट साइड पे, स्टार्च और शुगर के फॉर्म में। यहाँ लिखा है ना स्टार्च और शुगर के फॉर्म में, है ना? तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, देख रहे हैं आप? मुझे आपको पता होना चाहिए कि आपको शुगर जो भी आप कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में यूज़ होता है एनर्जी के फॉर्म में, वो कहाँ से मिल रहा है आपको? स्टार्च और शुगर के फॉर्म में, ठीक है? याद हो गया ना? अब ये क्या करते हैं, कहते हैं कि चलो अच्छा अब हमें पता चल गया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, अब टेस्ट कैसे करोगे? तो ये एक टेस्ट करते हैं, इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ स्टार्च। इसके अंदर ये आयोडीन सोल्यूशन को यूज़ करते हैं, है ना? और उसको जो आयोडीन सोल्यूशन को ये आयोडीन सोल्यूशन अगर जिस भी चीज़ पे डालें, जैसे मान लो इन्होंने केले उस पे आलू पे डाला है, तो वो क्या हो जाएगा? जो आयोडीन होगी वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। बस यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है? कि वो ब्लू ब्लैक चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इसका यूज़ क्या होता है? ऊपर देखो यूज़ लिखा है, नीचे यूज़ क्या यूज़ है? कार्बोहाइड्रेट यूज़ होता है एज एन एनर्जी। तो देखो अभी कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है 6th क्लास का है। जैसे जैसे बढ़ेगा ना, मैं इसको अपडेट करता जाऊँगा, आप देखते जाइएगा सारे लेक्चर्स, तो आपको पता रहेगा। तो ये हो गया टेस्ट ऑफ स्टार्च। फिर आता है टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स। तो टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स, यहाँ देखो प्रोटीन लिखा मैंने, इसके अंदर क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट प्लस कॉस्टिक सोडा का अगर जब यूज़ करते हैं तो वायलेट कलर आता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, इसलिए मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है? कि अगर वो पूछ लेगा टेस्ट ऑफ प्रोटीन कैसे होता है, तो आयोडीन से होता है, कॉपर सल्फेट से होता है, और भी 2-3 चीज़ें दे देगा, है ना? तो ध्यान रखना, कॉस्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट, इससे होता है प्रोटीन का टेस्ट, ठीक है? तो प्रोटीन क्या होता है बेसिकली, बस एक जनरली बात करें तो प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, है ना? यानी कि आप जैसे मान लो आपके अंदर जो बॉडी में रियर टियर हो रहे हैं, जैसे मसल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, तो वो किससे ठीक होते हैं? वो प्रोटीन से सही होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ बताई गई। फिर उसके बाद वो बोलता है खाने में जो होता है फैट भी होता है। तो फैट्स क्या होते हैं? फैट्स इज़ लाइक मतलब वो जो होते हैं एक एनर्जी रिसोर्स होते हैं, ठीक है? मतलब एनर्जी बैंक होते हैं। जब आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है या कुछ भी ग्लूकोज़ की ज़रूरत होती है, तो फैट बॉडी तोड़ता है और फिर जो है वहाँ से आपको जो है एक तरह की एनर्जी मिल जाती है, ठीक है? और फैट जो होते हैं ज़्यादा मात्रा में लेने में खना हानिकारक भी होते हैं। वैसे कोई भी चीज़ ज़्यादा लेने में हानिकारक ही होती है। प्रोटीन्स भी ज़्यादा लोगे तो आपको बीमारी होने लगेगी कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ है। पर फैट्स जो होता है वो थोड़ा दिल के लिए कहते हैं कि ख़राब होता है। पर उसमें भी कई तरह के फैट्स होते हैं जो इस चैप्टर अभी नहीं बताया गया क्योंकि 6th क्लास है ना? पर हम आगे इसमें ऐड ऑन करेंगे इसको, ठीक है? तो ये हो गया फैट्स के बारे में। उसके बाद जो है यहीं पे कहता है कि और भी कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? 2 तरह के और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होते हैं विटामिन्स, एक होते हैं मिनरल्स। तो देखो यहाँ पे मैं लिखा है फैट्स के बारे में क्या लिखा है? ऑयल पैच। अगर आपको इसको सर्च करना है, अगर आप इसको देखना है कि खाने में फ़ैट है कि नहीं, तो आप खाना जिसमें भी आपको फ़ैट सर्च करना है उसको आप एक कागज़ में ऐसे लपेट लीजिए। आपको देखिए हल्का-हल्का सा जो है ना उसके अंदर ऑयल दिखाई देगा कागज़ के ऊपर, और जब कागज़ को आसमान की तरफ करेंगे ना तो वो हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, मतलब कि आप हल्का सा आर-पार देख पाएँगे, पूरा नहीं देख पाएँगे। ये क्या करता है? और एनर्जी प्रोवाइड करता है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखना है। अब एक और पॉइंट है यहाँ पे कि जब भी हम वॉशिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो जो पल्सेस होते हैं, राइस होते हैं या जो भी होता है, वो अपने न्यूट्रिएंट्स खो देते हैं थोड़ा बहुत, है ना? तो ये पॉइंट याद रखना। अगर ये पॉइंट पूछा जाए, पहला पॉइंट कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं जब हम फलों को धोते हैं या पील ऑफ करते हैं या उनको पकाते हैं, तो वो सही है पॉइंट, ठीक है? तो याद रखना ओनली वन ऑप्शन है, तो ओनली वन ही ऑप्शन, ठीक है? तो मतलब सही है, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया। अब विटामिन्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ, तो विटामिन्स क्या करते हैं? हम लोग को हेल्दी रखते हैं, ठीक है? अब विटामिन्स भी कई तरह के होते हैं जो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। यहाँ पे मैंने सारी लिस्टिंग करी हुई है। जो भी इस चैप्टर में डिस्कस हुआ है वो सारे विटामिन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो विटामिन ए को जो है यहाँ पे देखिए डिस्कस हुआ है। तो विटामिन ए क्या करता है? ये स्किन को अच्छा रखता है, आई को अच्छा रखता है, तो ये हो गया विटामिन ए, ठीक है? विटामिन सी क्या करता है? ये जो होता है डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करता है, ठीक है? अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी है, तभी देखिए जब बीमारी होती है या अभी जब कोरोना वायरस हुआ था, लोगों को मतलब अफेक्ट हुए थे कोरोना वायरस से, तो उनको जो था विटामिन सी की गोलियाँ दी जाती थी। क्यों? क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब इसके कमी से मान लीजिए फिर एक बार और यहाँ तक कर लेते हैं। फिर विटामिन डी जो होता है, वो क्या करता है? वो करता है कैल्शियम जो होता है हमारी बॉडी में उसको यूज़ करने की हेल्प करता है। तो देखिए जो लोग इसीलिए जो लोग जो होते हैं धूप में नहीं बैठते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है एक तरीके से विटामिन डी का जो है संचार मतलब या जो है कह सकते हैं उत्पन्न मतलब जो एक तरह से प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, और जब प्रोडक्शन नहीं हो पाता है तो उनकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, उनके पैर में दर्द, घुटने में दर्द, आप देखो आजकल बहुत हो रहा है, युवाओं को भी हो रहा है। तो वो इसका कारण यही होता है कि उनके अंदर जो होता है विटामिन डी की कमी होती है और वो कैल्शियम जो होता है वो पच नहीं पाता है, ठीक है? मतलब अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है बॉडी के द्वारा। तो इसलिए कहा जाता है कि आप कम से कम आधा घंटा जो है जाकर धूप में बैठें ताकि जो है आपको विटामिन डी मिले।
तो देखिए, अब अगर जो है अगर आपके पास विटामिन ए की कमी है तो आपको क्या होगा, विज़न कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है? आपकी आँखें की रोशनी कम, मायोपिया, हाइड्रोमेट्रोपिया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर हेल्प फाइट डिजीज़ेज़, तो अभी क्या करता है विटामिन सी, क्या करता है, स्कर्वी नाम की डिजीज़ होती है, या ब्लीडिंग गम्स, अगर आपकी ब्लीडिंग गम्स है आपके मुँह में, है ना, गम्स जो है ब्लीड कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, विटामिन सी लेना शुरू करिए, बिकॉज़ कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम है उसकी। और कैल्शियम की अगर कमी होगी तो रिकेट्स हो सकता है, या फिर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएँगी, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, ऐसे विटामिन बी 1 कॉम्प्लेक्स होते हैं, पर इस चैप्टर में इसके बारे में नहीं बताया गया है कि ये बेसिकली हेल्प कैसे करता है, पर आप ये याद रखिए कि ये बेरी-बेरी एक डिज़ीज़ होती है, और वीक मसल्स बेसिकली इनके खिलाफ, मतलब जो है ये अगर नहीं होगा विटामिन बी 1 आपके अंदर, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ऐसे आयोडीन आपने देखा ही है कि पहले ऐड आता था ना, आयोडीन का घेंगा हो गया है गले में, तो वो गोइटर बेसिकली इससे होता है। और आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया होता है, जो कि आज 50% भारत में महिलाओं को प्रॉब्लम है, अनीमिया की, वीकनेस की और खून की कमी की। तो ये आयरन होना चाहिए। तो यहाँ ये आयरन आयरन कैल्शियम, आयोडीन कैल्श आयोडीन एंड आयरन हमने डिस्कस कर लिया, ऊपर के हमने डिस्कस कर लिए सारे विटामिन्स। और ये सारे अभी हम देखिए, ये मिनरल्स थे, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, ठीक है, ये तीनों मिनरल्स थे। कैल्शियम तो हड्डियों के लिए होता है, तो मैंने आपको बता दिया। विटामिन बी 1 जो होता है वो बेरी बेरी और ये वीक मसल्स के खिलाफ काम करता है, ठीक है। फिर इसी चैप्टर में आगे जब पढ़ेंगे तो डाइटरी फाइबर्स के बारे में बताएगा। तो देखिए, जो हम जैसे मान लीजिए पत्ते वत्ते की चीज़ खाते हैं ना, या मूली हो गई, या आपकी गाजर हो गई, ये सारी चीज़, कैरेट, है ना, ये सारी चीज़ें, तो उसके अंदर क्या होता है, रफेज होता है। ये क्या करता है रफेज, ये बड़ी आंत में जब जाता है ना, तो क्या करता है, गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब जब भी आंतों में या बड़ी आंत में जाएगा तो क्या करेगा, जितनी भी आपके खाना जो अपच है, यानी कि जो पचा नहीं है, वो हेल्प करता है पचाने में ये। तो ये इसका एक फ़ायदा होता है, ठीक है। और वाटर लास्टली होता है, जो हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में, इसलिए कहते हैं पानी पीजिए, परंतु खाना खाने के आधे घंटे बाद, है ना। और जो है ये क्या करता है, क्योंकि पानी हमारी ज़रूरत होती है, वो हमें खाना पचाने में बहुत हेल्प करता है। और दूसरी चीज़ क्या है, पानी जो होता है वो स्वेट और यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है, इसलिए हमको पानी पीते रहना चाहिए। तो यही सारे पॉइंट्स इसके अंदर बेसिकली लिखे हैं इस चैप्टर में। आप थोड़ा देखिए, डाइटरी फाइबर्स और ये सारी चीज़ें, तो आप एक बार इसको देखना चाहें तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। और डेफिशिएंसी ऑफ डिजीजेज़, यही सारी चीज़ बताई गई जो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया, देखिए, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद ही नहीं होगा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए चार्ट भी दिया है, विटामिन ए मैंने बताया ना, विटामिन बी 1, विटामिन सी, डी, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने डिस्कस क्या कर लिया, बैलेंस डाइट डिस्कस कर लिया। बैलेंस डाइट कैसी होनी चाहिए, कि ऐसी डाइट होनी चाहिए जिसके अंदर आप सारे मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ हो उसके अंदर, है ना। और कोई भी चीज़ ज़्यादा ऐसी ना हो कि आपको बीमारी होने लगे। फिर बेरी बेरी हमने देख लिया किसके वजह से होता है, विटामिन बी 1 की वजह से। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देख लिया। एनर्जी के सोर्सेज कौन होते हैं, फैट्स होते हैं, फैट के बारे में देख लिया। मिनरल्स देख लिया हमने 3 4, है ना, 3 देखे थे, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन। फिर न्यूट्रिएंट्स देख लिए हमने, विटामिन ये सारे, है ना। फिर प्रोटीन्स देख लिया, ध्यान रखिएगा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स में अंतर है, ठीक है। फिर प्रोटीन्स मैंने आपको बताया था किस तरीके से बॉडी डेवलपिंग में हेल्प करता है। रफिश देख लिया, स्कर्वी डिजीज़ के बारे में देख लिया, विटामिन सी की वजह से होता है। स्टार्च के बारे में देख लिया जिसको आयोडीन के टेस्ट से पता करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्सेज होते हैं ये, है ना। और विटामिन के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने कवर कर ली हैं। न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है डिफरेंस, और मतलब न्यूट्रिएंट्स के अंदर सब चीज़ होती है ना। न्यूट्रिएंट्स जो होंगे, कि सब कुछ, कार्बोहाइड्रेट्स भी होगा उसमें, मिनरल्स भी होंगे, विटामिन्स भी होंगे, ये सारा चीज़ न्यूट्रिएंट्स के अंदर आ जाता है। तो ये हमारा जो हो गया सेकंड चैप्टर ओवर। अब आ जाते हैं चैप्टर थर्ड पे। इसके अंदर क्या है, फाइबर टू फैब्रिक के बारे में बताया गया है ना। आप इस चैप्टर को पढ़ लेना, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ एक इससे सिंपल। देखिए, इसके अंदर बताया गया है कि फाइबर जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं वैसे मोस्टली, नेचुरल और सिंथेटिक। यानी कि नेचुरल वो हो गए जो आपको प्रकृति से मिल रहे हैं जैसे कॉटन वॉटन हो गया, है ना, कॉटन हो गया, वूल हो गया, ये सारी चीज़ें। और एक होता है सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं, जिनको फैक्ट्री में बनाया गया है प्लास्टिक के थ्रू, या जो है अलग अलग इथाइलिन चेन्स के थ्रू, है ना। अभी हम देखेंगे केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे, है ना, कैटेनेशन और ये सारी चीज़ें, तब ये समझ में आपको आएगा कि कैसे जो है लंबी लंबी चेन्स बनती हैं और ये प्लास्टिक फॉर्म होती है। फिर उन्हीं सबसे सिंथेटिक फाइबर या कुछ और भी फाइबर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, वो बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस चैप्टर में नेचुरल फाइबर्स में 3 फाइबर्स के बारे में बात करी गई। एक कॉटन, जूट और फ्लैक्स है। कॉटन जो होता है वो बेसिकली कैसे किया जाता है, इसका प्रोसेस आपको याद होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले होता है गिनिंग। गिनिंग में क्या होता है, गिनिंग में क्या होता है, जो फाइबर होता है उसको सीड से सेपरेट कर लिया गया। आपने देखा है कभी कॉटन का पौधा देखा है, आपको फोटो दिखाता हूँ मैं, इसमें इसमें होगा, है ना।
तब थोड़ा और अच्छे में समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए, एक ये देखिए कि आपका कॉटन का पौधा है। अब ये तो रुई के फॉर्म में है, इसको अलग करना पड़ेगा ना, पहले तो यहाँ से सीड से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो गिनिंग होती है यही काम करती है, ठीक है। फिर क्या होता है, स्पिनिंग होता है। इसको जो होता है ले जाते हैं, देखिए गिनिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे हटाया जा रहा है, यहाँ पे देखो ऊपर फोटो बनी है। फिर क्या होता है, इसके बाद होता है स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या होता है, देखिए चरखा, ये चल रहा है ना चरखा, ये चरखा होता है स्पिनिंग। इसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे करके रेशा खींचते हैं और इसका यान बना देते हैं। यान मतलब एक धागा बना देते हैं। फिर इन धागों को वीविंग और निटिंग के द्वारा, है ना, मतलब बुनने और जो एक बड़ी निटिंग मतलब और ज़्यादा उसको बुनने का एक प्रक्रिया होती है। जैसे आप ये देखो निटिंग ये हो गया है ना, तो निटिंग और वीविंग के द्वारा, ये वीविंग हो गया, यहाँ पे वीविंग हो रही है, यहाँ निटिंग हो रही है। तो इनके द्वारा क्या करते हैं, ये इनके कपड़े बना देते हैं। तो ध्यान रखना है तीनों चीज़ें, गिनिंग होता है, फिर स्पिनिंग होता है, फिर वीविंग और निटिंग होता है। वीविंग और निटिंग साथ में भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले गिनिंग याद रखना आप, गिनिंग स्पिनिंग, तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद कॉटन के बारे में बताया, फिर जूट के बारे में बताया गया। देखिए जूट में इसमें ज़्यादा तो नहीं बताया गया, पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इंडिया में जूट जो होता है ज़्यादातर वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी प्रक्रिया में क्या होता है ना कि इसको सड़ाना पड़ता है जूट को, है ना। कभी आप जाइए इस एरिया में जहाँ पे जूट बनता है, तो ये लोग क्या करते हैं, पानी में डाल देंगे, नदी में डाल देंगे जूट को, है ना, या कोई तालाब में डाल देंगे। और फिर क्या होगा, वो जूट जो होता है सड़ता रहता है वहाँ पे। जैसे जैसे सड़ेगा वो पौधा, तो क्या होगा, उसके रेशे अलग हो जाते हैं, और जैसे ही उसके रेशे अलग होते हैं, वो उन रेशों को निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो भी उसको उनको करना है, डलिया बनानी है या उनको अपने बोरियां बनानी है, जो करना है वो जूट की मदद से करते हैं, ठीक है। तो जूट याद रखिएगा कहाँ पे होता है, एक तो मैंने आपको बता दिया, तो मोस्टली सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल के एरिया में हो रहा है, ठीक है। फिर झारखंड, ये सारे एरिया, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ बह रही हैं, ठीक है, और यहाँ का पुराना कल्चर भी है। इवन बांग्लादेश जो बहुत बड़ा इसका जो है एक्सपोर्टर भी है आपके जूट का। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हो गए इसके अंदर। फिर सिंथेटिक फाइबर में पॉलिएस्टर होता है, नायलॉन होता है, हम इसे पहनते हुए आए हैं जीन्स में, शर्ट में, टी शर्टों में। और जो पॉलिएस्टर हमने कहाँ नहीं, हर जगह यूज़ किया है, जो आज तो घर में पर्दों में भी ये लोग यूज़ करते हैं। तो नायलॉन और पॉलिएस्टर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। अच्छा टॉपिक था ये ना, इंटरेस्टिंग भी था, हमें कितनी सारी चीज़ें इसके अंदर पता चली है। देखिए कॉटन रोल्स को फिर गिनिंग करते हैं, फिर फाइबर बनता है, फिर स्पिनिंग करते हैं, स्पिनिंग करके यान बनता है, ये देखिए स्पिनिंग करके यान बनता है। और फिर दो प्रोसेस के थ्रू, यानी कि निटिंग या वीविंग के थ्रू हम क्या बना लेते हैं, फैब्रिक बना लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। मुझे लगता है आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी नई नई चीज़ें हमें पता चली होंगी, है ना। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद क्या है कि सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके अंदर यही बताया गया कि अलग अलग तरह के मटेरियल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप जैसे कि कुछ हैवियर होते हैं, कुछ लाइटर होते हैं। तो जो हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कैसे हटा सकते हैं, उनको कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, या उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा रियली सॉरी, थोड़ा गला मेरा एक्चुअली में ख़राब है, बोला नहीं जा रहा मुझसे। तो एक यहाँ पे क्या होता है, एक होता है हैवियर कंपोनेंट्स। हैवियर कंपोनेंट्स में क्या होता है, जैसे मान लो आप ये देखो आप, ये जो है ना सब कचरा रखा है, आपके घर का खिलौने रखे हैं, ठीक है। अब इनको अलग करने के क्या क्या तरीके हैं, या तो हैंड पिकिंग कर लो, हाथ से हटा लो, ठीक है, या इसे थ्रेशिंग कर लो, तोड़ तोड़ के पीट पीट के अलग कर लो, है ना। इसमें तो नहीं हो पाएगा, या कोई और चीज़ होगी, कोई और मतलब आपका मटेरियल होगा तो उसमें हो सकता है ना। थ्रेशिंग करके कर लिया, जैसे गेहूं में करते हैं शायद मेरे ख्याल से, उसको पीटते हैं और उसके अंदर जो अंदर का जो दाना होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से थ्रेशिंग कर लिया। चावल में भी होता है शायद, है ना। आप लोग बताइएगा मुझे। और विनोइंग में जो होता है, विनोइंग में क्या होता है, जब हल्का सा हस्क होता है उसमें, मतलब कि जैसे मान लीजिए दाना जो है वो भारी है और उसमें हल्का हल्का गंदगी रहती है, तो हवा थोड़ा सा हाइट में खड़े होके जब उसको नीचे झाड़ते हैं, तो हवा से जो होता है धूल तो आगे गिर जाती है, परंतु क्या होता है कि जो भारी मटेरियल होता है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे शायद कहीं ना कहीं, इसमें दिया तो नहीं है वैसे, पर मैंने फोटोग्राफ तो देखी थी इसमें कहीं, ठीक है। एनीवेज इसमें यही सारी पॉइंट्स दिए हुए हैं। और फिर होता है विनोइंग, मैंने बता दिया। फिर होता है सीविंग। सीविंग तो आप जानते ही, छन्नी, जैसे चाय छानते हैं ना, भाई छन्नी हो गई। और जो लाइटर कंपोनेंट्स हैं, जो थोड़े से हल्के कंपोनेंट, उनको कैसे छानते हैं, ये तो हैवी वाले हो गए। उनको जैसे सेडिमेंटेशन के थ्रू में, तो हैवियर जैसे मान लीजिए आपके पास दो सब्सटेंस हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं, जैसे पानी है तो पानी के अंदर मिट्टी है, तो अभी क्या है, आप थोड़ी देर छोड़ दो उसको, तो जो भारी मिट्टी होगी नीचे बैठ जाएगी, आपको ऊपर पानी मिल जाएगा। आप पानी को हल्का सा छान के फिर गर्म कर लीजिए, तो मिट्टी आपकी अलग हो गई और आपका पानी अलग हो गया। तो ये चीज़ है। फिर डिकेंटेशन होता है। डिकेंटेशन में क्या होता है, मान लीजिए ऊपर जो है ना तेल आ गया, मतलब कभी कभी देखा होगा टैंकर टूट जाते हैं नदियों में, या बेसिकली समुद्र में तो खासकर होता है। तो नदी ऊपर ऊपर जो होता है उसके वो रहते हैं, कई सारे तेल तैरता रहता है ना। तेल तैरता रहता है समुद्र के ऊपर, तो कई तरीके से डिकेंटेशन के अंदर से जो ऑयल होता है उसको हटाया जाता है। तो आजकल जो है ना बेसिकली उसके अंदर, अब आजकल तो अमोइबा और अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, जो पानी के अंदर छोड़ देते हैं और वो एक तेल को खा जाते हैं, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया। फिर फिल्ट्रेशन हो गया, फिर इवेपोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया। तो इवेपोरेशन आपको पता है ना क्या होता है, मतलब बेसिकली क्या है, पानी को गर्म कर लिया, गंदगी नीचे रह गई, उसको छान के फनल से निकाल के हमने
आराम से बढ़िया अपना ठंडा पानी गर्म पानी निकाल लिया। ये हो गया। कंडेंसेशन में क्या किया, जो वेपर में फॉर्म था लिक्विड, आसपास ऐसा इन्वायरमेंट बनाया कि वो जो वेपर फॉर्म में पानी है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये सब है। तो इसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसका मतलब क्या हो सकता है। मैच द फॉलोइंग में कोई क्वेश्चन बन जाए इसमें, है ना। डिकैंटेशन क्या है, सीविंग क्या है, विनोइंग क्या है, थ्रेशिंग क्या है। तो मैं आपको ये भी बताता जा रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये था हमारा बेसिकली कौन सा चैप्टर, फोर्थ। आ जाते हैं फिफ्थ चैप्टर पे। देखिए अब यहाँ पे फिफ्थ चैप्टर में क्या है, ये एक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में। और ये जो हमारा था वो क्या था, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स के बारे में था, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऐसा कुछ था नहीं, हार्डनेस और सॉल्युबल इनसॉल्युबल के बारे में बताया गया था इसके अंदर। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था वैसे कोई ज़्यादा, पर आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बताता हूँ कीवर्ड्स क्या थे। ओपेक का मतलब क्या होता है, ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार ना देखा जा सके। तो मतलब ये बस बताने वाली चीज़ है कि जो मटेरियल है वो किस तरीके के होते हैं। ऐसे ट्रांसलूसेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था ना ट्रांसलूसेंट किस तरह के मटेरियल होते हैं। तो ट्रांसलूसेंट वो होते हैं जिनके आपके हल्का हल्का आपको देख पाएंगे, देख रहे हैं आप कैसे लाइट निकल रही है इसके आसपास। ये ट्रांसलूसेंट है, पर ये क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि आप इसके दोनों पार नहीं देख सकते। फिर ऐसे सॉल्यूबल होते हैं कुछ मटेरियल, कुछ होते हैं इनसॉल्यूबल, है ना। यही सब बताया गया। लश्चर होता है जो मटेरियल, जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर लश्चर होता है, हल्की सी, है ना, चमक टाइप। और ये होता है मटेरियल होते हैं बेसिकली, वही सब चीज़ों के बारे में बताया गया। तो ये था ये वाले चैप्टर में। फिर आ जाते हैं फिफ्थ चैप्टर में। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में बताया गया, यही जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे। तो ये देखो हैंड पिकिंग कैसे करी जा रही है। देखिए हम लोग के घर में ना मदर लोग करते हैं ना, कभी कभी पापा जी लोगों से भी कराया जाता है कि नहीं। तो ये जो है बेसिकली क्या है कि ये क्या बना है, चावल बीन रहा है या जो भी बीन रहा है, इस तरीके से हैंड पैकिंग कर ली। थ्रेशिंग करके देखिए देखिए, हाँ मैं बोला था ना आपसे कि पीटते हैं कुछ। तो थ्रेशिंग करके ग्रेन्स को सेपरेट कर लेते हैं, ग्रेन सीड्स को सेपरेट कर लेते हैं स्टॉक से। तो ये स्टॉक है, ये ग्रेन सीड्स है, तो इनसे अलग हमने कर लिया। ठीक है, फिर होता है विनोइंग। विनोइंग में देखिए किस तरीके से माता जी खड़ी हैं, है ना। और उसके बाद जो है नीचे गिर रहा है हैवी मटेरियल और हवा से जो है हंस निकल जा रहा है, तो ये चीज़ है। फिर क्या है, सीविंग होता है, इसके अंदर छन्नी वन्नी होती है, देखो छन्नी के थ्रू। ये आपने बहुत देखा होगा जब कंस्ट्रक्शन होता है घर वर के आसपास, तब हम करते हैं इसको। तो ये, ठीक है। तो सेडिम फिर होता है आपका, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। फिर सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। ये देखो आप देख रहे हो, ये हो गया सेडिमेंटेशन। फिर जो इसको अलग कर लिया पानी को, तो ऊपर वाला पानी हटा लिया, नीचे वाला नीचे रह गया, है ना। ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकता है बेसिकली, कि हमें कोई और भी मटेरियल हटाना हो तो भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर वही इवेपोरेशन और डी उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक ये देखिए इसका एग्जांपल है, बहुत अच्छा है। ये चीज़ देखिए थोड़ा प्रैक्टिकल हो गया मैं यहाँ पे। जैसे इवेपोरेशन में क्या होता है, वाटर टू, जो इवेपोरेशन में क्या होता है, वाटर जो होता है लिक्विड में लिखा है मैंने ये गलत लिखा है, वाटर टू एयर हो गया। ठीक है, तो अभी क्या है, वाटर जो है वो, या एयर भी नहीं, वेपर में लिखना ज़्यादा सही रहेगा टर्म, है ना। तो वाटर जो है वो क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वेपर। ठीक है, तो इवेपोरेशन में हो रहा है। तो अभी क्या होता है, आप कभी ना इस तरफ जाइए, सोमनाथ की तरफ या रन ऑफ कच्छ की तरफ, या जो है बेसिकली ऐसी जगह जाएंगे, या और कोई भी साइट जहाँ पे जो मेन है वो मैं बता दूँ, रन ऑफ कच्छ की तरफ जाएंगे ना आप, तो वहाँ पे क्या होता है ना, लोग इस तरीके से जो होता है बाड़ियाँ बना के रखते हैं, मतलब इस तरीके से नमक के जो है ना ऐसे सेगमेंट बना लेते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो जो होते हैं बाड़ी बना के रख देते हैं, और वो लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसकी मदद से नमक जो होता है इवेपोरेशन होने का जो है काम करते हैं। ठीक है, तो नमक मिल जाता है इस तरीके से, इवेपोरेशन हो गया। इसी तरीके कंडेंसेशन का एग्जांपल दिखाया है, पर ये जनरली जो होता है कंडेंसेशन हम जनरली यूज़ नहीं करते इतना ज़्यादा, पर यही है कि बस हमें पता होना चाहिए कंडेंसेशन का यूज़ क्या है। ये एटमॉस्फेयर में होता है, जब हमने ज्योग्राफी पढ़ा था आपको याद होगा, है ना। जब हवा ऊपर जाती है तो ऊपर ठंडा होता है, तो ठंडा होने की वजह से बादल बन जाते हैं। तो वही प्रोसेस बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे सैचुरेशन का एक एग्जांपल दिया गया है कि नमक घोलते जाइए, पर एक सीमा आएगी कि नमक ना रुक जाएगा घुलना। तो वो चीज़ है बेसिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे ओवर। फिर जो है हमारे आते हैं चेंजेस अराउंड अस, एक चैप्टर है, इसके छठा चैप्टर। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। देखिए इसके अंदर ये बताया गया है कि कभी कभी कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते, मतलब वापस नहीं किए जा सकते। जैसे आप गुब्बारे को फुला दो, है ना, और जो है उसके बाद गुब्बारा अपना फॉर्म चेंज कर देता है, जैसे आपने देखा होगा खुद भी, है ना। तो ऐसे ही कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे पेपर काट लो इसके अंदर से तो या वापस नहीं जा सकता, या डो को पका लो तो वापस डो जो है अब रोटी नहीं, मतलब एक तरीके से सॉफ्ट नहीं बन सकता। यही सारी चीज़ें बताई हैं, है ना। और कैसे और अलग अलग टूल्स के बारे में बताया गया है, ये सारी चीज़ें। एक अच्छा एग्जांपल है कार्ट व्हील का, मैं थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि आगे इसका इंप्लीमेंटेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक लोहे का एक इन्होंने व्हील लिया, इसको गर्म किया और इसके ऊपर पहना दिया, फिर जैसे ही ठंडा किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये इसके ऊपर आराम से लोहे की वायर डल गई। तो आपने देखा ना कैसे फॉर्म चेंज हुआ और कैसे फॉर्म वापस आ गया, तो यही चीज़ के अंदर समझाई गई है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जो मैं बताया था ना, व्हील व्हील के बारे में, वो यहाँ पे दिया है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेल्टिंग वेल्टिंग के बारे में बताया गया है, पर इतना ज़्यादा डीप में नहीं बताया गया है जो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। हम इसको आगे देखेंगे जब चैप्टर्स में आएगा, मेल्टिंग के बारे में डेफिनेशन होगी, है ना, ये सारी चीज़ें होंगी, तब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। पर हम देख लेते हैं मेन मेन पॉइंट क्या है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो देखिए मैं इसको ना आपको इससे नहीं पढ़ाऊंगा, इसको मैं अपने नोट से पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि मैंने सारा इधर लिख लिया है। तो देखिए क्या होता है, इसके अंदर 3 तरह के पेड़ों के बारे में बात करी। एक होते हैं हर्ब्स, एक होते हैं श्रब्स, एक होते हैं ट्रीज़। हर्ब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे पेड़ होते हैं, झाड़ी नुमा पेड़ देखे हैं आपने, वो होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो होते हैं ब्रांचेस कभी कभी नहीं भी होती हैं, ठीक है। ये एकदम झाड़ी तरह होते हैं, सीधे जो होता है डंठल के अंदर से जो है सीधे पत्ते निकले होते हैं, आपने देखा होगा झाड़ी वाड़ी ना, वही हर्ब्स होती है, ठीक है। फिर होते हैं श्रब्स। इनके क्या होता है, श्रब्स होते हैं कमजोर, छोटा पौधा होता है, पर इसके अंदर स्टेम होती है, ठीक है। स्टेम होगी, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला पौधा देख रहे हो, ये क्या है, एक श्रब है, ठीक है। पर झाड़ी जो होगी ना, जैसे ये देखो झाड़ी निकली इधर देखो पेड़ के पास, ये क्या हो गई है, हर्ब हो गई, ये हो गया। और ट्री तो ये लड़का चिपका हुआ है, तो ये हो गई ट्री। तो ये सारी चीज़ हो गई, ठीक है। फिर इसमें लीफ के बारे में बताया, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। लीफ के बारे में अलग अलग पार्ट बताए गए हैं, जैसे कि लीफ जो होता है ना, उसके अंदर कुछ पोर्शंस होते हैं, ठीक है। एक होता है उसके अंदर पिटियोले होता है, ठीक है। कहीं लीफ दिखे आपको, डायग्राम दिखाता हूँ मैं, हाँ यहाँ पे आ जाओ। तो ये है लीफ, ठीक है। इस डायग्राम को देखो अब। तो इसमें एक एक चीज़ होती है पिटियोल है, ये क्या करता है, ये डंडी होती है हल्की सी, है ना, आपने देखा होगा लीफ के पीछे अपनी, ये पत्ती के पीछे जो स्टेम से इसको जोड़ता है, उसे बोलते हैं पिटियोल है। पता होना चाहिए बस नाम, ठीक है। पूछ लेगा मिक्स उसमें मैच द फॉलोइंग अगर, तो आपको पता चाहिए। लैमिना होता है, लैमिना क्या होता है, पत्ते का ऊपर वाला पार्ट होता है। स्टेम क्या होता है, स्टेम जो होता है जहाँ से पेटियोले जुड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मैंने बता दी आपको, पेटियोले, लेमिना, है ना, और क्या हो गया, लेमिना और स्टेम, ठीक है। फिर क्या होता है, इसके अंदर देख रहे हैं आप, वेन्स हैं, आपको देख रहे हैं, ये देखिए एक लाइन ऐसे जा रही है, फिर ऐसे ऐसे जा रही है, ये होती है वेन्स, ठीक है। और एक थी उसमें मिड रिब, अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला पत्ता देखो, अभी पीपल का पेड़ था, तो ये जो बीच में जा रही है, ये क्या है, मिड रिब है, ठीक है। इससे ही जुड़ा हुआ है सब कुछ, है ना। और ये क्या है, इसमें वेन्स हैं, ठीक है। और जो पैटर्न बना हुआ है इसके वजह से, जो इसे बोलते हैं लीफ का वेनेशन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा होगा इसको, एक होता है रेटिकुलेट और एक होता है इसमें लिखा हुआ रेटिकुलेट, और एक होता है पैरेलल, इसमें लिखा नहीं, आई डोंट नो व्हाई आई हैव नॉट रिटन दिस, बट ठीक है। यहाँ पे देखते हैं रेटिकुलेट क्या होता है, जैसे आपको ये वाला दिख रहा है, ये रेटिकुलेट पैटर्न है, इसके अंदर क्या है, फॉर्म जो है स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये है आपका पैरेलल, मतलब सीधा सीधा जा रही है वेन्स, है ना, वेन्स जो है पूरी सीधी सीधी जा रही हैं। तो ये एक तरह का हर्ब है ना। तो देख रहे हैं आप, तो किस तरीके से जो है ये जा रहा है। तो ये ध्यान रखना, आप 2 तरह के होते हैं, एक होता है वेनेशन, मतलब जो लीफ का वेनेशन होता है, एक होता है रेटिकुलेट, एक होता है पैरेलल। तो ये यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी थी, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये लीफ याद रखा हो गया ना, जितना भी मैंने बताया उतना इंपॉर्टेंट है, आगे इसमें और भी चीज़ें ऐड होंगी जब आगे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे या क्लासेस पढ़ेंगे। फिर होता है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रांसपिरेशन, एक होता है फोटोसिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझ लेना, ठीक है। तो क्या होता है, जो ट्रांसपिरेशन होता है, क्या करता है, वाटर ले रहा है कंटिन्यूसली प्लांट अंदर ज़मीन से। जैसे मान लो ये प्लांट है आपका, ठीक है, ये देखो यहाँ से प्लांट क्या ले रहा है, पानी ले रहा है, ठीक है। पर पानी लेने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर पानी एक्सेस भी हो सकता है। तो लीफ क्या करती हैं, अपने स्टोमेटा के अंदर से, अभी इसके अंदर स्टोमेटा के बारे में बताया नहीं गया है, ठीक है, पर मैं आपको बता देता हूँ। लीफ के नीचे होता है स्टोमेटा, स्टोमेटा को खोलती है, बंद करती है, और उसके अंदर से पानी रिलीज कर देती है। उससे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना। पर लीफ को खाना भी चाहिए, इसको एनर्जी भी चाहिए प्लांट को, तो वो कैसे लेता है, वो लेता है फोटोसिंथेसिस की वजह से। इसमें वाटर होता है, CO2 होता है, और सनलाइट होता है इनपुट की तरह, और O2 जो होता है वो इन आउटपुट होता है, ठीक है। तो एक तरीके से आप समझ लो, ये मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका फूड बन रहा है। तो जो जो ये तो आउटपुट हो गया, ये प्रोसेस हो गया, तो बनता क्या है, तो बनता है ग्लूकोज इसमें, ठीक है। तो इसको अभी इसमें इतना ही बताया गया है, ज़्यादा नहीं बताया गया है। हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। पर आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि दिमाग में बैठता जाएगा ना वो, तो एक सेटअप बनेगा माइंड में, ठीक है। फिर होते हैं रूट्स। रूट्स के बारे में क्या बताया गया है, कि यहाँ पे 2 तरह की रूट्स होती हैं, एक होती है टैप रूट्स, एक होती है फाइब्रस रूट्स। तो जो टैप रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो गहरी रूट्स होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो होती है ये टैप रूट होती है, ठीक है। ये क्या होती है, गहरी रूट है। और एक होती है फाइब्रस रूट। तो देखिए पेड़ होगा अगर कोई, तो वो कैसे रूट रखेगा, मोस्टली टैप रूट रखेगा, उसको गहरा, उसको एक भारी पेड़ है, तो उसको क्या होगा, अंदर तक जाना होगा। पर अगर कोई हर्ब होगा तो वो क्या रखेगा, जनरली फाइब्रस रूट रखेगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, है ना। मैंने एक मतलब एक जनरल एग्जाम्पल दिया है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, किस तरह की रूट्स होती हैं, ओके। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। फिर फ्लावर के बारे में थोड़ा सा है, हमने लीफ देख लिया, फ्लावर के बारे में देख लेते हैं। फ्लावर में क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है पेटल्स, एक होता है सेपल्स। पेटल्स क्या होते हैं, जिनके अंदर
जिनकी पिक्चर खींची जा सकती है, यानी कि कलर पार्ट, ठीक है। और एक होते हैं सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं, जो नीचे का पार्ट हरा हरा होता है ना, ये देखो सेपल्स, ये तो पी से पेटल्स मतलब पी से पिक्चर खींची जा सकती है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। फिर हर पेड़ के अंदर, हर फूल के अंदर, जरूरी नहीं है, पर कुछ फूल के अंदर क्या होता है, इस तरीके के पार्ट होते हैं, देखो आप यहाँ पे, ये जो होता है ना, ये होता है स्टेमन, है ना, और इसके ऊपर जो लगे होते हैं इन्हें बोलते हैं एंथर, ये होता है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और ये बीच में जो दिख रहा है ना, ये होता है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इसको बोलते हैं पिस्टल जो नीचे है, और इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिला के बनती है रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ द प्लांट। और ज़रूरी नहीं है कि दोनों जो है एक ही हर प्लांट में मिलें, कुछ कुछ में से मेल पार्ट दिखते हैं, कुछ कुछ में फीमेल पार्ट दिखते हैं, और कुछ कुछ में दोनों मिलते हैं। जैसे हिबिस्कस एक फ्लावर होता है, आपने देखा होगा, लाल रंग का होता है, बड़ा सा प्यारा सा, है ना, तो वहाँ उसमें जो होता है बेसिकली ये चीज़ दोनों में मिलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने आपको बताया। तो स्टेमेंस क्या होते हैं, मेल पार्ट हो गया, ये ध्यान रखना, डंडी टाइप, है ना। और इसी के ऊपर क्या होता है, ये स्टेमेन जो होता है, इसके अंदर फिलामेंट और एंथर दोनों चीज़ होती है। ये जो लंबा सा ये फिलामेंट हो गया, और ये जो इसके ऊपर है ये एंथर हो गया, ठीक है। इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो जब मक्खी बैठ गई या कोई बी बैठ गई, तो ये यहाँ से लेके पॉलन ग्रेन्स फिर इस पे जब बैठती है ना, तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके अंदर जब रिप्रोडक्शन होता है तब ये फल बनता है। तभी देखिए, जो लोग फल फ्रूट उगाते हैं, या जो लोग वेजिटेबल्स उगाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मधुमक्खी का पालन करवाते हैं आसपास, या फिर कुछ ऐसे पेड़ उगवाते हैं जहाँ पे ये चीज़ें हो पाएँ। तो ये चीज़ हो गई, तो पिस्टल हो गया, ओवरी हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जो है कवर कर ली, ठीक है। तो ये था जो है हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, वही चीज़ के अंदर समझाई गई। ओव्यूल्स होता है ना, जो आपका यहाँ पे नहीं पार्ट था, यहाँ पे पिस्टल, इसको जब काटते हैं तो इसके अंदर हमें क्या मिलता है, ओव्यूल्स मिलते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया काफ़ी सारे पॉइंट। वेन्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, कैसे प्लांट उसमें होता है लीफ में। ट्रीज देख लिया, ट्रांसपिरेशन बता दिया, टैप रूट के बारे में बता दिया, गहरी होती है। स्टेवन देख लिया हम लोग ने ना, प्लांट में मेल पार्ट होता है। फिर श्रब देख लिया हमने। सेपल्स के बारे में मैंने आपको बताया था ना, फोटो खींच सकते हैं वो होते हैं पेटल, जिनकी नहीं खींच सकते वो होते हैं सेपल। फिर रेटिकुलेट वेंटिलेशन मैंने बता दिया। पिस्टल के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होता है ना। पिस्टल क्या होता है बेसिकली, यहाँ प्लांट में अंदर, यहाँ देखिए, ये जो पिस्टल होता है, जो मतलब ये बीच वाला पार्ट है ना, जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। तो ये सब हो गया, ठीक है, पिस्टल हो गया। फिर फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने आपको बताया, पेटियोले के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद पेटल्स के बारे में मैंने आपको बताया। पैरेलल वेनेशन मैंने दिखाया था आपको, लंबी लंबी श्रब्स होती है ना, वो हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ओके। एक चीज़ वाला देख लेते हैं हम लोग, पिस्टल को कैसे और डिफाइन किया है, देखिए। ओवरी यहाँ पे था ना, ये देखिए स्टिग्मा स्टाइल, यही मैं बता रहा था आपको। ऐसे ही स्टेमन में होता है फिलामेंट और एंथर। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आप ध्यान रखना, ओके। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर जो है यहाँ पे एक पॉइंट था ना, पिटियोले। पिटियोले क्या होता है, डंडी होती है जो आपकी लीफ को इसके से जोड़ती है, स्टेम से जोड़ती है, तो वो हमने देख लिया था। ओव्यूल मैंने आपको दिखा दिया, है ना, कैसे ओव्यूल होते हैं। मिड ड्रिप बता दिया मैंने आपको, जो होता है पत्ती होती है उसके अंदर मिड ड्रिप होता है। लेटरल रूट्स जो होती हैं वो देख लिया था हमने। फिर लैमिना के बारे में देखा था हमने। लैमिना क्या होता है, पत्ती का ऊपर वाला पोर्शन होता है। हब्स पता ही है। फिर फाइब्रस रूट्स किस तरह की होती हैं ना, फैली फैली सी होती हैं। फिर क्रीपर्स क्या होते हैं, एफिटाइट्स करके आपने हमने पढ़ा था जब हमने ज्योग्राफी पढ़ा था, कि जो आपके वो वाले जंगल होते हैं एक्वेटोरियल फॉरेस्ट, उसके अंदर जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर एक बेल चिपक जाती है, तो वही क्रीपर्स होती हैं, एफिटाइट्स। एफिफाइट्स कुछ करके बोलते हैं उनको, ना। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट आप देख लेना, पर उसको एफिफाइट्स कुछ करके कहते हैं, और याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। और कंडक्ट जो है बेसिकली कुछ नहीं है, और क्लाइमेट्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ये मैंने आपको कवर करा दिया। एक बार आप चाहें तो रीडिंग कर लेना, वैसे ज़रूरत नहीं है, इतना ही देख लो आप, यहाँ पे देखो बस आराम से, ठीक है। ऊपर वॉट लिखा है, प्रोसेस लिखा है, यूज़ लिखा है, अदर लिखा है, इतना कर लो, बहुत ज़्यादा है ये 6 के लिए, ठीक है। आगे जब हम कवर करेंगे तो अपने आप ही कवर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं 8th पे, ये है बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। देखिए, जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं ना बॉडी में, उनके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मसल्स होती हैं, बोन्स होती हैं, ये सारी बात बताई गई इसके अंदर, ठीक है। फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, जो उनको जोड़ते हैं। सॉरी, फिलामेंट्स कह रहे हैं, लिगामेंट्स होते हैं, जो बोन को और मसल्स को और एक दो बोन्स को जोड़ते हैं, जो मूवमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है एक नाम है गेट ऑफ एनिमल्स करके, ये बुक लिखी थी एरिस्टोटल ने, इसके ऊपर थोड़ी स्टडी बनाई थी इसने। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, स्केलेटन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कार्टिलेज के बारे में पढ़ रहे हैं, मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्केलेटन तो आप समझ गए क्या हो गया, हड्डी का ढांचा। बोन्स जो है स्केलेटन बनाती हैं। कार्टिलेज क्या होता है, नाक का ऊपर वाला हिस्सा देखा आपने, ये बोन भी नहीं है, और ये क्या है, मांस भी नहीं है, ये क्या है बेसिकली एक हल्का सा कुछ स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, इसे कार्टिलेज बोलते हैं। या कान का हिस्सा हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर मसल्स तो आप जानते हैं क्या होते हैं, सब लोग बनाते हैं ना, तो मसल्स वो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर ये सारे पॉइंट इसमें डिस्कस हुए हैं। उसके बाद क्या पॉइंट डिस्कस होता है कि कैविटी, बॉल सॉकेट, सॉकेट जॉइंट और पिवटल जॉइंट। देखिए कैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताता हूँ, अगर आया तो वो पूछेगा कि बॉडी में
बॉडी मूवमेंट और जो है कहाँ पे ये चीज़ दिखते हैं, बॉल सॉकेट कहाँ होता है, सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है, पिवटल जॉइंट कहाँ होता है, हिंज जॉइंट कहाँ होता है। तो आप ना रटो मत इसको, अभी मैं 2 मिनट का काम है, अभी समझा देता हूँ मैं आपको, है ना। देखो, बॉल जॉइंट कहाँ होता है, ऐसी जगह होता है जहाँ पे आपकी हड्डी फिक्स हो और वो कुछ मोशन कर पाए। जैसे कि अब ये देखो, हिप, ये आपका हिप बोन है और यहाँ पे हड्डी जुड़ी है पैर की, जो है ना जांग, ये थाई, थाई की जो हड्डी जहाँ पे जुड़ती है वहाँ पे होता है बॉल सॉकेट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका पैर जो आप देखो ऐसे ऐसे, अगर आप हल्का सा पैर उठा के ऐसे गोल गोल सर्कल बनाओ, तो आप ऐसे सर्कल बना सकते हो, देख रहे हो ऐसे सर्कल बना सकते हो ना पैर से। तो यहीं पे यहाँ पे लगा हुआ है बॉल जॉइंट। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम दूसरे अपने जॉइंट पे, वो है तुम्हारा सॉकेट जॉइंट। अब देखो सॉकेट जॉइंट जो है वो कहाँ पर है, इसमें ऑप्शन नहीं है, बॉल जॉइंट, पिपिटल जॉइंट्स, ठीक है। सॉकेट जॉइंट भी यही है एक्चुअली, थिक थाई बोन जो है यही हमारा बॉल जॉइंट और सॉकेट जॉइंट भी है ना, क्योंकि एक सॉकेट की तरह जुड़ा हुआ है। तो बॉल की तरह है, मतलब बॉल की तरह इस सेंस से क्या है कि मतलब मूवमेंट कर सकता है ये, ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स है ना, गोल 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 मूवमेंट कर सकता है ना। तो ये चीज़ है, और यहाँ पे क्या है, सॉकेट की तरह जुड़ा हुआ है, तो सॉकेट जॉइंट हो गया। फिर क्या है, पिविटल जॉइंट। अब अपना सर घुमाओ, सर ऊपर नीचे करो आप, जब सर ऊपर नीचे करोगे ना तो आप देखो सर का एक मूवमेंट है वो, और वो क्या है, एक पॉइंट के ऊपर ऊपर घूम रहा है, पर ऐसा ज़्यादा नहीं घूम सकता है ना। तो वो क्या होगा, पिविटल जॉइंट्स हो गए आपके। ठीक है, या सर का नहीं कहो तो आप ऐसे समझो कि मुंह का जो पॉइंट है, जैसे ये जबड़ा है ना आपका, जबड़ा होता है जो जॉ होती है, वो क्या होता है, आप देखो साइड में जुड़ी होती है, और जब ऊपर नीचे करते हैं तो ऊपर वाला पोर्शन नहीं हिलता, नीचे वाला मुंह वाला पोर्शन हिलता है, जॉ वाला, तो वो होता है पिविटल जॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर हिंज जॉइंट कहाँ पे होता है, हिंज जॉइंट जो होता है वो होता है आपके हड्डियों के, जैसे शोल्डर की हड्डी होती है ना, वो होता है आपका हिंज, जहाँ से लटका हुआ है कुछ, है ना, तो ये आपका हिंज हो गया। ठीक है, ये हड्डी का एक पॉइंट हो गया। और कुछ होते हैं फिक्स पॉइंट, फिक्स जॉइंट, जैसे कि आपका ये देखो, ये सीने की हड्डी है ना, रिब्स रिब्स, तो ये क्या हो गई आपकी, ये सारी हो गई आपकी फिक्स्ड। तो ये पॉइंट्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट थे, है ना। इसका और यहाँ पे बताया गया कि 12 रिब्स होती हैं ईच साइड ऑफ द चेस्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर होते हैं कार्पल्स, कार्टिलेज और ब्रिस्टल्स, तो ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ पे है रिब केज के बारे में बताया, बैकबोन के बारे में बताया, फिक्स हैं सब हड्डियाँ। ठीक है, फिर कार्टिलेज के बारे में देखो बताया, ये देखो यहाँ पे कार्टिलेज है ना, ये कान की और नाक की हड्डी, इसके नाक के ऊपर जो होता है ये होता है कार्टिलेज, है ना। यही यहाँ पे मसल्स होते हैं, ये देखो मसल्स हाथ के सब बना रहे हैं आजकल। ठीक है, और फिर जो है बेसिकली अलग अलग जानवरों के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, वैसे ऐसा कुछ ज़्यादा डीप में नहीं बताया गया है, बस थोड़ा बहुत बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि जो मछलियाँ होती हैं उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, और उसका रीज़न ये होता है कि उनको तैरना होता है पानी में, तो वो उसको हेल्प करता है, और काफ़ी ज़्यादा जो होता है ये स्लिपरी होती है इनकी बॉडी। तो ये चीज़ है। फिर ऐसी स्नेक के बारे में बताया कि इसके अंदर जो होता है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है हड्डियों का, वो बेसिकली इस तरीके से बना होता है कि ये आगे अपने आप को मूवमेंट दे पाए। तो यही सारे पॉइंट इसके अंदर बेसिकली दिए गए थे, तो जो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। वैसे एक पॉइंट यहाँ पर रह रहा है हमारा, वो पॉइंट मुझे इसमें मिल नहीं रहा, है ना। तो कार्पेल्स के बारे में ये, तो क्या होता है कि कुछ ऐसी हड्डियाँ होती हैं ना, जो कुछ ऐसे बोन्स होते हैं, जो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं बॉडी में जो बहुत छोटे छोटे हड्डियों से मिलके बने होते हैं, जैसे हमारा हाथ, तो वो क्या है, कार्पेल्स कहते हैं ऐसे स्मॉल बोन्स को। ठीक है, तो ये पॉइंट एक हमारा रह गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा, कार्पेल्स क्या होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, हाथ में जो छोटी हड्डियाँ होती हैं वो कार्पेल्स के फॉर्म में होती हैं। तो ये हमारे हो गए 8 चैप्टर हो गए आज हमारे कंप्लीट। ठीक है, तो हमने जो है, जैसे कि मेरे पास पूरी ये सारी फाइलें हैं ही हैं इसकी, तो हमने 8 आज कर लिए हैं चैप्टर 2। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने जो है इस बुक को ख़त्म करेंगे, है ना। जो बाकी के चैप्टर रह गए, यानी कि 8 के बाद से लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोशन, मेजरमेंट एंड डिस्टेंस, थोड़ा सा यहाँ पे फिजिक्स आएगा, लाइट, शेडो, रिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, फन विद मैग्नेट्स, है ना। तो ये सारी चीज़ होंगे। फिर थोड़ा सा बायोलॉजी आएगा, वाटर के बारे में पढ़ेंगे, एयर अराउंड अस, और गार्बेज के बारे में, इन और गार्बेज आउट के बारे में। तो ये सारे जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप एक बार जो है ज़रूर, अगर आपको थोड़ा सा अगर नोट्स को देखना हो तो आप इसमें से देख सकते हैं पॉज करके, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको धीरे धीरे करके आपको चला देता हूँ, वैसे मैंने तो पूरे में धीरे धीरे चलाया है ना। आपको पॉइंट सारे दिख ही गए होंगे मोस्टली, है ना। तो ये जो है आपको हेल्प आउट करेगा, बिकॉज क्या है ना, आपको बहुत टाइम बच जाएगा इसमें, तो आप ये चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और जो है जिस प्रकार से हम 6 से लेकर 10 तक कर रहे हैं, और एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में हमको हेल्प करेगा, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। और कमेंट करके थोड़ा बताइएगा अगर और मैं इसमें क्या करूँ कि आपको और हेल्प हो पाए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, है ना। उससे थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं अच्छे से और बनाऊँ नोट्स, ताकि आप लोगों को भी हेल्प आउट हो पाए। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।